लोकल लेवल पे। अब तक तो हम पढ़ रहे थे ख्याल, ठुमरी, तराना जो हाई लेवल पे थे। अब आ गए आपके लोकल लेवल के, जो आप सब जानते हैं, आपने सुन रखे हैं आपकी दादी के मुंह से, आपकी नानी के मुंह से, वही है ये। हरियाणा में लोकगीत की परंपरा प्राचीन काल से समृद्ध रही है। लोकगीत में हम कम नहीं थे, हम आज से नहीं, हम सदियों से गाते आ रहे हैं। लोकगीत जिसको दुनिया जाने ना जाने, हमारे लेवल पे हम अपने हर त्योहार पे, अपने घर में हर जब भी कोई अच्छा ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल हो, चाहे बच्चे का जन्म हो, छठी हो, शादी हो, ब्याह हो, तो इस तरह के गीत हमारे यहाँ आज तक प्रचलन में है। और आज से नहीं, पुराने टाइम से वो लोक गीतों का प्रचलन रहा है। लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ या किसकी देन है, या कोई इनका ऐसा कि आप कहेंगे भाई एक विशेष शैली है, ऐसा नहीं है। हर लेवल, लोकल लेवल पे अपने आप औरतों ने, आदमियों ने डेवलप कर लिए, यही लोक संगीत की विधाएं बन गई। तो हरियाणा में लोकगीत की परंपरा प्राचीन काल से समृद्ध। पहली बार ये शब्द पढ़ रहे हो, समृद्ध। नहीं तो तुम क्या पढ़ रहे थे अभी कि हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारे यहाँ कुछ डेवलप नहीं हुआ, हमारे यहाँ मौलिक नहीं था। अब पढ़ रहे हो तुम लोकगीत में तुम समृद्ध हो, ठीक है। यहाँ संगीत से संबंधित रागों का नाम गांव के नाम पर रखा गया। तो आपके यहाँ ना, जैसे सारंगपुर है, तो सारंगी बजाने की तो होती है, उससे सारंगपुर बन गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उदाहरण के लिए चरखी दादरी में सारंगपुर है, वृंदावन, ताड़ी, असावरी, ये गाने बजाने की चीजें हैं। मालकोष, हिंडोला, नंदगांव, इन सबका संबंध संगीत से है। राज्य के लोक संगीत को दो भागों में बांट दिया गया। पहला, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय मतलब जो पुराने टाइम के कैरेक्टर थे ना, कोई बड़े बड़े, मान लीजिए कोई सीता के ऊपर कोई गायन है, या मान लीजिए कोई द्रौपदी के ऊपर है, या कोई इस तरह के बड़े कैरेक्टर, तो हमने कहा ये शास्त्रीय है, उनके बारे में हमने गाना सीखा। और दूसरा था लोक संगीत या देहाती। देहाती लोकल, जैसे हमारे घरों में अब भी शादी ब्याह में गाए जाते हैं। तो शास्त्रीय संगीत ऐसे गीत जिनके अधिकांश विषय पौराणिक होते हैं। भाई राम भगवान ले लिया, कोई कृष्ण का किस्सा ले लिया, कोई जयद्रथ का वध ले लिया, कोई सीता दमयंती के बारे में बता दिया, या सावित्री का किस्सा ले लिया, हरिश्चंद्र का। तो ये है पुराने टाइम के पौराणिक। फिर कुछ होते हैं लोकल। तो क्या कह रहे हैं ये विषय पौराणिक, जैसे बारह मासा, जयमल फत्ता, ये लोक संगीत, ये पुराने हैं, ये पुरानी फेमस कहानियां हैं। लोक या देहाती संगीत क्या है, आपके लोकल घरों वाला, जो आज भी आपके घरों में शादी ब्याह पे सुनते हैं हम। सामान्यतः इसका संगीत सामाजिक घनिष्ठता की अंतः सांस्कृतिक विशेषताओं से बना रहता है। इसका मतलब है सोसाइटी के जहां आप रहते हैं ना, उन लोगों के बीच में ज्यादा फेमस होता है। इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते जैसे आप कहते हैं भाई इस विधा का जन्म फलां घराने का है। इनका कोई घराना वराना नहीं है, ये लोगों ने अपने मजे के लिए डेवलप किया, चलो भाई गीत बनाते हैं। तो ऐसी कोई विवाह के नाम पे गीत चले, फिर लोगों को अच्छे लगे, उसमें दो चार लाइन अगले गांव वालों ने चेंज कर दी, किसी ने कुछ बदला, किसी ने, तो अपने लेवल पे अपनी खुशी के लिए जिस संगीत को हमने डेवलप किया वो हमारा लोकल संगीत है, उसी को लोक संगीत कहते हैं, ठीक है। सामाजिक घनिष्ठता मतलब सोसाइटी के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग। इसमें पौराणिक कथाएं भी हम गा देते हैं, पूरन भगत अपने लेवल के, बहुत बड़े पे नहीं। अनुष्ठानिक गीत किसी अनुष्ठान पे, गाथा गीत किसी की बड़ाई टाइप के, लेकिन ऐसे नहीं कि नेशनल लेवल पे जाने जाए। इनमें जय, जयवंती, पहाड़ी, भैरवी रागों का अपने लोकल लेवल पे, साइंटिफिक नहीं होता, इसका यूज करते हैं। अहीरों द्वारा, यानी यादव, यानी ये रेवाड़ी के आसपास वाले द्वारा गाए जाने वाले कुछ गीतों में राग पीलू का, तो राग पीलू का उपयोग अहीरों ने किया है। 12 अर्ध स्वर, स्वरकों को स्वर बना लेना, ठाठ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें स्वरों का और इस तरह का यूज किया जाता है। ये ऐसा जैसे एग्जाम में कैसे आएगा, वो कह देंगे राग पीलू अधिकतर किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो आप याद करना, अहीर मतलब कौन सा इलाका हुआ, रेवाड़ी वाला। रेवाड़ी के राव ने ही चित्रकला राजस्थानी को आगे बढ़ाया ना। पीलू राग अगर आ गया, लोकल है देहाती, कहाँ टिक करोगे, अहीर। अहीर मतलब रेवाड़ी वाले, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब हमारे लोकगीत क्या है तुम सब जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा में विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत। अगर तुमने एचएसएससी के पेपर दिए हैं तो देखा होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार, लोकल गीतों के ऊपर भी। खासकर खोड़िया नृत्य तो बहुत ज्यादा बार आता है, और छठी का भी आ चुका, पीलिया भी आ चुका, और इस तरह के गीत जो लोकल लेवल पे है ना, ये खूब आते हैं। तो इनको पढ़ लेते हैं। विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं कि भाई अच्छा हो, अच्छा कि भाई दो लोगों के भविष्य में अच्छी कल्पना की जाती है कि शादी हो तो लड़के का भी अच्छा लक जो है वो चले, लड़की जो है वो घर में आए तो लक्ष्मी के रूप में आए। तो उनको उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए ये गीत हमने लोकल लेवल पर डेवलप कर लिए, ठीक है। तो निकट पारिवारिक संबंधी जैसे जीजा साली, भाई अपने रिलेशंस जो होते हैं, देवर भाभी, इस तरह के, ये किस तरह के गीत होते हैं, हास परिहास, कि इसमें लोग जो है उस फेस्टिवल, मान लीजिए ना शादी ब्याह तो एक तरह का त्योहार ही तो है, उसको मजे के साथ जिए। तो उसमें हंसी ठिठौली है, मस्ती करते हैं, तो घर परिवार इकट्ठा होता है तो उनको अच्छा लगता है, पड़ोस की औरतें आती हैं, तो एक तरह से एक ये मान लीजिए एंटरटेनमेंट का साधन है, हास परिहास करते हैं। लड़के के विवाह पर बनड़ा और घोड़ी के गीत, लड़की के विवाह पर
सुहाग के गीत गाए जाते हैं। तो वही है बेसिकली कि अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए विवाह के गीत बने हुए हैं। फिर ऐसे बच्चे के जन्म पर, बच्चे में मेनली तो लड़के के जन्म पर गाए जाते हैं, और बच्चे के जन्म पर फिर जो इस तरह के गीत हैं पेपर में आ जाते हैं। ये पीलिया आया हुआ था एक बार HSSC में, तो जच्चा गीत है, पीलिया है, बधाई है, आशीष। अब ये शब्दों से तुम पकड़ जाओ कि ये सारे बच्चे के जन्म से जुड़े, पुत्र जन्म से बेसिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए करते हैं इस तरह की बातें, इनकी रीडिंग मार लेना, कुछ नहीं है इसमें। होली के गीत क्या होते हैं वो भी आप जानते हो, फागुन में जो होली होती है, फाग का जो त्योहार खेला जाता है, होली से 15 दिन पहले भी मनाया जाता है ना। और फिर उसमें अच्छे अच्छे गीत की भाई होली जो है रंगों का त्योहार है, मन में जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है, मौसम बदलता है और लोग जो है वो खुश होते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया मौसम होता है होली के आसपास, तो मस्ती और हास्य का भाव रहता है, ठीक है। फागुन के महीने में होता है। सावन के गीत हैं तो आप अच्छी तरह जानते हो, तीज का त्योहार आता है और झूला डलता है, और हरियाणा में तो सावन और तीज का खासा महत्व है। सावन के महीने में बादल, वर्षा, झूला, खेत और तीज के गीत गाए जाते हैं। धार्मिक गीत भी आपके यहाँ बहुत सारे हैं, भगवानों के लिए आप गाते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखो अक्टूबर के आसपास जब मीठी मीठी सी ठंड आती है तो बहुत सारे गाँव में आज भी लड़कियां जो हैं, औरतें, वो कहते हैं ना कातक, कातक नहाने जा रहे हैं। तो कार्तिक महीने को ही तो हम कातक कहते हैं लोकल भाषा में। तो वो उस ठंड में सुबह सुबह उठ के नहाने से, मतलब ये धार्मिक एक हमारी मान्यता है कि ऐसा करने से जो भगवान है वो अच्छा भविष्य लिख देते हैं या किस्मत अच्छी होती है, घर परिवार में खुशियां आती हैं। तो ये धार्मिक गीत हैं। ये धार्मिक और पारंपरिक अवसरों पर कार्तिक महीने में, माघ में, इस तरह में कई भजन गीत गाती हैं औरतें, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में 12 मासी प्रेम गीत, तकरार संबंधी, मतलब बहुत सारे नायक नायिका के गीत इस तरह के, जिससे कि आप जो है अपना टाइम पास कर सकते हैं, आपको सुन के अच्छा लगता है, आप उसको एंजॉय करते हैं। इस तरह का आपका लोकल लेवल का संगीत है, ठीक है। गायक और संगीतज्ञ, ये वो नाम जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, अगर आपको नहीं भी विजिबल है कोई बात नहीं, मैं अभी नाम लूंगी, 5 नाम है, आपको सारे समझ में आएंगे। पहला नाम लिखा है कल्लन खां। अभी हम बातचीत कर रहे थे कल्लन खां। कल्लन खां अपने यहाँ था, होद खां हमारे यहाँ नहीं था। होद खां कहाँ था? ये नहीं, इसका था ना ग्वालियर घराने का। कल्लन खां आपके यहाँ था और उसका बेटा था हाफिज खां। तो ये कहाँ थे? अपने रेवाड़ी के गुड़ियानी के, वही बता रहे हैं। कल्लन खां ख्याल गायक, होद खां ख्याल गायक, और ये दोनों, कल्लन खां तो अपने यहीं के थे, होद खां के शिष्य थे ग्वालियर घराने के। ये आपके यहाँ नहीं जन्मे, कल्लन खां आपके यहाँ जन्मे, इनका बेटा है हाफिज खां, ठीक है, जिसने कि इंदौर घराने के राजाओं के यहाँ गाया और मैसूर घराने के, तो इसी का तो बेटा था। ख्याल एक गाने का स्टाइल है। नेक्स्ट लिखा है अचपल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है HSSC में, सारे 5 आ चुके। अचपल ख्याल गायक है, तराना का तरीका एक गाने का वो भी गाता है, चतुराग भी गाता है, सरगम गायक भी है। ये दिल्ली दरबार में था कोई अचपल। तो जैसे आपके यहाँ ख्याल का कल्लन था, हाफिज था, ऐसे ख्याल प्लस अचपल, ये ख्याल प्लस तराना और इस तरह के और भी कई चीजें, चतुराग वगैरह, ये किसने गाए? दिल्ली दरबार में अचपल नाम का एक आदमी था, ठीक है। जोहराबाई अंबाले वाली थी ना गजल गायिका, जो उत्तर मुगल काल में कहलाती है। वैसे कहते हैं कि बॉलीवुड के स्टार्टिंग का जो फेज था उस टाइम तक ये थी। पंडित जसराज, बहुत बड़ा नाम, स्वर सम्राट की उपाधि से जिनको विभूषित किया गया, हिसार में जन्मे थे अकॉर्डिंग टू HSSC, लेकिन जिस गांव में जन्मे थे, पीली मंदोरी या पीली मंडोरी गांव, तब वो हिसार में पड़ता था। अब वो हिसार के बाद जब फतेहाबाद बना 1997 में, 15 जुलाई 1997 को जब फतेहाबाद नया जिला बना, तो वो पीली मंदोरी या पीली मंडोरी गांव फतेहाबाद में गिना जाता है। तो अगर पूछे पीली मंदोरी गांव तो आपको टिक करना है फतेहाबाद, लेकिन अगर पूछे स्वर सम्राट पंडित जसराज, तो HSSC ने जितनी बार पूछा उन्होंने हिसार को ठीक आंसर माना। तो उससे जोड़ के देखें तो फिर हिसार टिक करना है। स्वर सम्राट की उपाधि से सम्मानित, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वर सम्राट कौन है? पंडित जसराज, और ये शास्त्रीय गायक रहे हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए। अंबाले वाली जोहराबाई जो कि गजल गायिका रही उत्तर मुगल काल में, पंडित जसराज जो स्वर सम्राट रहे, पीली मंदोरी गांव अब फतेहाबाद में है, लेकिन ये हिसार से संबंधित माने गए हैं। अचपल हमने पढ़ा कई सारी विधाओं में था, ख्याल भी था, तराना भी था और दिल्ली दरबार में था। एक हमने पढ़ा होद खां, एक हमने पढ़ा कल्लन खां। हाफिज खां पढ़ा नहीं है, कल्लन आपके यहाँ था, कल्लन। और होद खां ग्वालियर घराने के हैं, ख्याल गायक हैं। तो कल्लन खां भी ख्याल गायक हुआ, ये आपके रेवाड़ी के गुड़ियानी में जन्मा। इनका बेटा कौन? हाफिज खां। कल्लन ना याद रहे तो हमारे यहाँ जो है ना कल्लन, ऐसे से नाम बहुत रखते हैं गांव में, कालू रख दिया, कल्लन रख दिया, इसका रंग थोड़ा काला उसको कल्लन, तो अपने यहाँ कल्लन से याद कर लो। होद खां हमारे नहीं है, लेकिन कल्लन हमारे यहाँ है। हाफिज खां भी उसका बेटा है, ठीक है। अब है लोक नृत्य।
लोक नृत्य में क्या है, ये सारा वही एक्सप्लेन कर रखा है। ये थोड़ा टॉपिक ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसको एक काम करती हूँ, इसको कल कराऊंगी, ठीक है? 1 घंटा लगभग होने वाला है, 1 घंटे की क्लास बहुत है। अब हमारे ऊपर कोई ऐसा बर्डन तो है नहीं कि हमें 2 दिन में सिलेबस पूरा करना है। आराम से पढ़ लेंगे, 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, क्या फर्क पड़ता है, 15 दिन लग जाए। अब सिलेबस लगभग कंप्लीशन पे है, तो अब मैंने आज 3 चीजें करा दी। हरियाणा में चित्रकला हमने देखी, हरियाणा में मूर्ति कला हमने देखी, हरियाणा का संगीत हमने देखा। अब जो ये लोक नृत्य, अब डांस आ गया, चौथा फैक्टर हो गया ना डांस वाला। आज डांस नहीं देखते, क्योंकि डांस भी बहुत तरह के हैं। किसी में महिला प्रधान, किसी में पुरुष प्रधान, किसी में दोनों नाच सकते हैं, किसी में जो है मरने पर कोई डांस है, बड़े बूढ़ों के मरने पर, शोक में, गम में, तो कोई खुशी पर नाच है। अलग अलग तरह के, कोई सावन में नाचने वाला डांस की बात करेंगे, कोई फसल की कटाई की, तो वो थोड़ा डिटेल ज्यादा हो जाएगी, फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो आज बस 3 चीजें तैयार कर लेना, मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत कला, ठीक है? किताब से जरूर पढ़ना, तभी तैयार होगा, बिना किताब से पढ़े बात नहीं बननी। सारे गामा पाधा नी सा ईंटों पे लिखा हुआ मिला, और वो संगीतकारों को ले जाती बैलगाड़ी सुध से, जिससे कि कंफर्म हुआ कि आपका इंटरेस्ट था। इसी तरह से आपके यहाँ ग्वालियर घराने के एग्जाम्पल क्या दोगे? कल्लन खां, हाफिज खां। स्वर सम्राट कौन है आपका? पंडित जसराज। अंबाला वाली कौन है? जोहराबाई, गजल गायिका रही थी। अचपल का दिल्ली दरबार से संबंध था, जिसने ख्याल में भी काम किया, तराना में भी काम किया, चतुराग यानी 4 तरह के रागों पर उनकी अच्छी कमान थी, ठीक है? ये 2-4 बार पढ़ोगे ना किताब से, बार 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 बार, तब बात बनेगी। ये बहुत टफ टॉपिक है, बहुत बोरिंग भी है, ये मुझे पहले ही पता है, क्योंकि जब मैंने खुद पढ़ा था तो मुझे लगा था क्या बकवास है और कैसे ये याद होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, कहानी की तरह समझोगे, तो ये आसान है। इसको तैयार कर लेना। कल कराऊंगी इसी का अगला पार्ट, जो थोड़ा सा और डिटेल की डिमांड करेगा, क्योंकि इसमें लोक नृत्य में थोड़े से डांसेस हैं, और आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत सारे डांसेस आते हैं, सब डांसेस हैं। आज इसको पढ़ाऊंगी तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए। फिर वाद्य यंत्र पढ़ेंगे कल, बजाने में जैसे 1 तारा है, 2 तारा है, सारंगी, बांसुरी, इनकी रीडिंग मार लेंगे, फिर ये आसान दिखेगा। एक बार रीडिंग भी हो गई ना, तो फिर आसान है, ठीक है? फिर लोक नाट्य, जैसे हमारे सांग और ये सब हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ये पढ़ेंगे। इससे अगला टॉपिक, तो ये बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। फिर स्वांगी, कुछ खास जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, 4-5। फिर उसके बाद फिल्म जगत, फिल्म से पहले ये पूरा हो जाएगा ना, इसके बाद गुरुद्वारे और मस्जिद कर लेंगे, ताकि सब चीजें दिमाग में ऐसे खिचड़ी सी ना पक जाए। आज हमने एक तरह की चीज पढ़ी, कल हम उसी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, फिर वापस उठा के गुरुद्वारे और मस्जिद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला फिल्म जगत। क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत छोटी होती हैं, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा दिमाग में नहीं बनता, ये फैक्ट 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 होते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो वो अगर सारी एक जैसी एक दिन में पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए इनको किश्तों में तैयार करना चाहिए, कि पहले एक ऐसा टॉपिक तैयार किया, फिर दूसरी तरह का, फिर पिछले वाले का हिस्सा, फिर अगले वाले का, ठीक है? तो ये सबसे बड़े टॉपिक्स में था आपका कला वाला, आर्ट एंड कल्चर। लेकिन अगर ये तैयार हो गया ना, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर बार देखना उठा के, आप इनके बारे में आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, तो इनको तैयार करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है। अब आप इसको ढंग से जैसे बताया वैसे ही तैयार करना। आज 3 चीजें पक्की कर लेना, चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला। फिर कल आगे बढ़ेंगे, डांसेस के बारे में जानेंगे, वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे, फिर टॉपिक को चेंज करके गुरुद्वारे और मस्जिद पे आएंगे, और फिर उसके बाद आएंगे फिल्म जगत पर, ठीक है? इसके बाद हमारा लगभग कंप्लीशन पर आ जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। और अब हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, 1-1 घंटे की क्लास लेती रहूंगी, तब भी ज्यादा लंबा नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहा। अब आपकी हार्डली 8-10 क्लासेस में टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। खूब पढ़ते रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। पेपर आते जाते रहते हैं, तैयारी एकदम से नहीं होती, लेकिन अगर रोज 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ा जाए, तो साल भर में आप इस लायक जरूर बन जाते हैं। और कोई भी चांस लास्ट चांस नहीं होता। हर चांस को सोचो कि पेपर ऐसे ही दो कि लास्ट चांस है, लेकिन अगर आपका पेपर कभी खराब भी चला जाए, तो उसमें ये नहीं होता कि मन टूट गया और अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या पता उससे ज्यादा बेहतर के लिए आप बने हुए हो। अपनी मेहनत में कभी कमी मत लाना, चाहे कितना ही मेहनत करनी पड़े, कितनी ही कोशिशें करनी पड़े, हमेशा खुश रह के पढ़ो। और कभी अगर सिलेक्शन नहीं होता एक आधे पेपर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ बहुत बार ऐसे आपके एक होता है ना भाई, टेस्ट लेती रहती है। फाइनली अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी। देखिए, भगवान में अगर आप विश्वास करते हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 1 बार, 2 बार, 4 बार भाई भगवान आपको अनदेखा करे, आप मेहनत कर रहे हैं, किस्मत आपका साथ ना दे, लेकिन फाइनली अगर आप लगातार अच्छी मेहनत तरीके से करते रहेंगे, तो आपकी एक दिन किस्मत जरूर जागेगी, और भगवान एक ना एक दिन आपसे जरूर खुश होंगे, और आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन तब तक वेट करते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान की भक्ति करने बैठ जाओ और सोचो कि पढ़ाई से पीछे जोड़ो। पढ़ाई करते रहना। सबसे पहली चीज होती है अपना कर्म। जो इंसान अपना कर्म अच्छा करता है ना, वो अगर भगवान की
भक्ति दिखावटी ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो कर्म में अपने में बिल्कुल 100% अपना कि भैया पढ़ना मतलब मुझे पढ़ना है। अगर मैंने 6 घंटे का टारगेट बनाया तो 6 घंटे 5 मिनट हो सकते हैं, लेकिन 5 घंटे 59 मिनट पे मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। इस शिद्दत से पढ़ना होता है कि जो सोच लिया वो करना है, फिर उससे कम नहीं, उससे बेशक ज्यादा कर देंगे हम। इस हिसाब से पढ़ोगे तो साल भर में तुम इस लायक जरूर बन जाओगे कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सको। और ढेर सारे फॉर्म्स निकलते हैं, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती हैं, बस अपने आप को तैयार कर लो। और वो तैयारी साल सवा साल लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, क्योंकि बेस का बहुत फर्क पड़ता है आपकी तैयारी पर। जब चाहोगे तब से आप अपने आप को संवारने लग जाओ, एक दिन फाइनली आप इस लायक बन जाओगे, इस काबिल बन जाओगे कि लोग फिर आपको सराहेंगे। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, इसलिए मेहनत करते रहो, ठीक है। 2021 अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आपके हाथ में है पूरा साल, खूब मेहनत करो, 21 के एंड तक कोई ना कोई नौकरी तुम्हें मिल जाए, इस हद तक मेहनत करते जाओ। चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।